इसलिए बन रहा है क्योंकि इससे निकलने वाली सारी रेस जो इससे टकराएंगी वो सब रिफ्लेक्ट करके इसी पॉइंट पे मीट करेंगी। वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का जो फार्मूला था वो था माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। और आप जानते हैं प्लेन मिरर केस में मैग्निफिकेशन की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे, ऊपर वाले हिस्से को ऊपर और नीचे वाले हिस्से को नीचे खिसका देंगे, मतलब काट के कुछ ऐसे कर देंगे। ठीक है, हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम मिरर से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस बातें करेंगे, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ऑल फॉर्मूले विच आर डिराइव्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स आर आल्सो वैलिड फॉर प्लेन मिरर्स। जितने सारे फॉर्मूले हमने स्फेरिकल मिरर के लिए डिराइव किए हैं वो सब प्लेन मिरर्स के लिए भी वैलिड हैं। बस एक बात याद रखना कि प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट होता है और इवन इसका फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो बच्चों कि ये कोई सर्कल है या कोई स्फेयर है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, यानी ये रहा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर मान लो मैंने इसके कर्व को थोड़ा कम किया, कर्व को कम करने का मतलब मैंने ऐसे कर दिया, अरे भाई ऐसे करने का मतलब कर्व बढ़ गया, इसमें ज़्यादा कर्व है, इसमें कम कर्व है ना बच्चों। तो ये मैंने कर्व को कम किया तो इसका मतलब ये सर्कल थोड़ा बड़ा हो गया, स्फेयर थोड़ा बड़ा हो गया, यानी सेंटर दूर भागेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बड़ा हो गया। कर्व को और कम किया तुमने तो सेंटर और दूर भागेगा, है ना बच्चों, सर्कल और बड़ा हो गया। अगर मान लो कर्व को एकदम हमने ख़त्म कर दिया, इसको प्लेन बना दिया, तो सेंटर भागते भागते इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हमने लॉजिकली प्रूव कर लिया कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, चलिए एक और तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसे ही टाइम पास के लिए। बच्चों, अगर मान लो कोई सर्कल या स्फेयर है और आपको इसका सेंटर ढूंढना है तो आप ना कोई 2 पॉइंट्स कंसीडर करना। तो मान लो बच्चों एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है। अब इन 2 पॉइंट्स पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो चलिए एक टेंजेंट मैंने ऐसे ड्रॉ किया, एक टेंजेंट मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। अब इन टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ऐसा रहेगा, ये देखो 90 डिग्री। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसा रहेगा, ये रहेगा 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही जगह होगा सेंटर। ठीक है बच्चों, तो इसी कॉन्सेप्ट से अगर हम किसी प्लेन सरफेस का सेंटर ढूंढें तो हम क्या करेंगे, कोई 2 पॉइंट्स लेंगे। तो चलिए एक पॉइंट हम यहाँ लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, फिर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट रहा, फिर ये टेंजेंट रहा। और जब हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे तो आप बताइए ये दोनों परपेंडिकुलर्स एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? जवाब है कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, करती भी हैं तो इनफाइनाइट पे। तो इससे प्रूफ हो गया कि इसका सेंटर इनफाइनाइट पे होगा, यानी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा बच्चों इनफाइनाइट पे। ठीक है, अब देखो यार, हमने स्फेरिकल मिरर का जो पहला डेरिवेशन किया था वो ये किया था कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। अब यार प्लेन मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट का आधा भी तो इनफाइनाइट ही होगा। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, सही है। अच्छा, इसको ना एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं, देख लेते हैं कैसे। मैं आपको बता दूं कि जो मान लो ये प्लेन मिरर है और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो फोकस का डेफिनेशन क्या होता है? फोकस का डेफिनेशन होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और पैरेक्सियल रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे उसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं कि इस केस में ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। और आप जानते हैं कोई भी रे अगर किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलरली टकराए तो वो अपने पाथ को रीट्रेस करेगा, यानी उसी रास्ते से वापस लौटेगा। अब यार ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ कट करेगा? तो कहीं नहीं कट करेगा भाई, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। कट करना होगा इनफाइनाइट पे करेगा, यानी इसका फोकस इनफाइनाइट पे होगा, यानी इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब बात करें अगर हम मिरर फॉर्मूला की, जो कि होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, और प्लेन मिरर का केस हो तो हम इस f की जगह पे इनफाइनाइट लिखेंगे। एंड यू नो कि समथिंग अपन इनफाइनाइट 0 होता है ना बच्चों? याद रखना फिजिक्स में समथिंग अपन 0 इनफाइनाइट होता है, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो समथिंग अपन इनफाइनाइट 0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये बन गया 1/v + 1/u इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो यार, तुम ना इस 1/v को इधर लेके आओ, तो 1/u इज इक्वल टू -1/v। अब इस u को इधर ले जाओ, v को इधर ले जाओ, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा -u। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये v क्या है? तो ये है इमेज डिस्टेंस, और u क्या है? तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है,
अब थोड़ी देर के लिए अगर हम इस माइनस साइन को इग्नोर करें तो पता है ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है। तो बात तो सही है, प्लेन मिरर के केस में जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे इमेज बनता है ना? यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वी डिस्टेंट होते हैं। अच्छा, माइनस साइन क्या कह रहा है? तो बच्चों माइनस साइन कह रहा है कि अगर u पॉजिटिव है, u पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पीछे है। याद है बच्चों? अरे मिरर के पीछे की चीज़ों को हम पॉजिटिव साइन के साथ मेजर करते हैं। तो अगर u पॉजिटिव है तो सामने का माइनस इसको माइनस बना देगा, यानी v नेगेटिव हो गया, यानी जो इमेज बनेगा वो सामने बनेगा। और अगर u नेगेटिव है तो माइनस, और u भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो u अगर नेगेटिव है तो v पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट नेगेटिव होने का मतलब मिरर के सामने है तो इमेज जो होगा वो मिरर के पीछे बनेगा, है ना बच्चों? तो पता है ये क्या बोल रहा है? ये माइनस साइन क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो होंगे ना वो मिरर के दो डिफरेंट साइड्स में होंगे। मतलब एक मिरर के सामने होगा तो दूसरा मिरर के पीछे होगा। और ये चीज़ हम जानते हैं कि प्लेन मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है, याद है, और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है। तो मतलब ये सारी बातें बता रहा है, ठीक है। चलिए, अगर हम मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले की बात करें तो आप जानते हैं वो होता है माइनस ऑफ v बाई यू, और प्लेन मिरर के केस में हम इस v की जगह पे रखेंगे माइनस यू, ठीक है। v की जगह पे माइनस यू रखोगे तो माइनस माइनस मिलकर तो बच्चों खत्म हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, और यू कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। अब आप बताइए, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, इसका मतलब इमेज सीधा बनेगा। याद है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब सीधा। और 1 आया, इसका मतलब इमेज सेम साइज का बनेगा। और बात सही भी है, प्लेन मिरर सीधा और सेम साइज का इमेज बनाता है, ठीक है बच्चों। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, जिसमें पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको याद होगा स्फेरिकल मिरर्स के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली वेलोसिटी में वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मूला था वो था माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। और आप जानते हैं प्लेन मिरर केस में मैग्निफिकेशन की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे। तो अगर तुम यहाँ पे 1 रख दोगे, है ना बच्चों, मैग्निफिकेशन 1 आया है तो 1 रख दोगे तो इतना बनेगा। अब ना आप इस वीओ को उधर लेके जाओ, अरे ये तो 1 हो गया है ना बच्चों, तो वी आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ वीओ। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम माइनस साइन को इग्नोर करें तो ये क्या कहना चाह रहा है कि इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर होगी, लेकिन माइनस साइन कह रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। और ये बात हम जानते हैं बच्चों कि जैसे अगर मान लो ये प्लेन मिरर है और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अच्छा बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल का मतलब हुआ मिरर के परपेंडिकुलर, बोलना यार। तो हमने प्लेन मिरर में इसको मिरर के परपेंडिकुलर कहा था, तो मिरर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो जो इमेज होगा वो भी 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा, ये चीज़ हम जानते हैं, है ना बच्चों। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो इक्वल एंड अपोजिट होगी, और ये भी वही बात कह रहा है, सही है बच्चों। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल एंड अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा, अब अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी की बात करें तो आपको याद होगा उस केस में वेलोसिटीज का रेशियो आता था जस्ट मैग्निफिकेशन, और आप जानते हैं प्लेन मिरर केस में मैग्निफिकेशन 1 होता है। आप इसको उधर लेके जाएंगे, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये बात आप जानते हैं बच्चों कि प्लेन मिरर के केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो जो इमेज होगा वो भी ऊपर ही जाएगा 2 मीटर पर सेकंड से। व्हाट डज इट मीन बच्चों कि ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कहिए या फिर मिरर के पैरेलल कहिए। अरे बोलना यार बच्चों, यार हमने जब पढ़ा था ना तो इसको मिरर के पैरेलल पढ़ा था, सेम होती है, याद है, सेम होती है। ये जाता है 2 मीटर पर सेकंड, ये भी जाता है 2 मीटर, तो एग्जैक्टली ये भी सेम आ गया है। क्लियर है? तो ये ऐसे ही मैंने बता दिया बच्चों जानकारी के लिए कि सारा फॉर्मूला एरिया मैग्निफिकेशन वाला भी इसमें वैलिड हो जाएगा, वो तुम खुद से करके देख लेना, ठीक है। प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कोई मिरर है और उसके सामने आपने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, तो अगर ये कॉन्केव है और ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है तो जाहिर सी बात है इमेज जो होगा सी और एफ के बीच में बनेगा। अब सवाल है यहाँ कैसे बन रहा है,
तो इसलिए बन रहा है क्योंकि इससे निकलने वाली सारी रेस जो इससे टकराएंगी वो सब रिफ्लेक्ट करके इसी पॉइंट पे मीट करेंगी, इसीलिए यहां इमेज बना है ना बच्चों, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज ही इमेज बनाती हैं। अब कॉन्सेप्ट ये है ना, मुद्दा ये है, सवाल ये है कि अगर हमने मिरर के कुछ पार्ट को काट दिया, कटिंग सम पार्ट ऑफ मिरर, जैसे मान लो बच्चों मैंने नीचे वाला भाग काट दिया, खत्म कर दिया, ठीक है, और अब इसके सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो क्या होगा? तो बच्चों क्या होगा यार, अब इसमें से जो रेज निकलेंगी, इसमें से ऊपर वाली रेस तो टकराएंगी लेकिन नीचे वाली रेस सीधे चले जाएंगी। अब एक बात बताओ यार, पहले ये जो 3 रेस जहां मिलती थी, क्या अब वो वहां नहीं मिलेंगी क्या? अरे बच्चों वही मिलेंगी। इसको क्या मतलब है कि नीचे मिरर है या नहीं है, इसको तो खुद से मतलब है। तो ये वाला पार्ट उसी तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा जैसे इसने पहले किया था, यानी ये तीनों रेस जो है रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट पे मिलेंगी जहां वो पहले मिली थी। इसमें और इसमें अंतर बस इतना है कि इसमें 6 रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसमें 3 ही रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं। अच्छा बच्चों, रेज तो खैर इनफाइनाइट है, मैंने जो ड्रॉ किया उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या लग रहा है, इमेज कहां बनेगा? वहीं पे बनेगा। तो इसका मतलब हुआ ना बच्चों कि अगर हम मिरर के किसी भी पार्ट को कट कर दें, कट करके हटा लें, तो इमेज के मैग्निफिकेशन, पोजीशन, शेप, साइज, किसी चीज पर असर नहीं पड़ेगा, अभी भी वही बनेगा। बस अंतर इतना होगा कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज कम हो गई हैं, तो इमेज उतना क्लियर नहीं होगा, थोड़ा धुंधला होगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इससे थोड़ा धुंधला है ये, है ना बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ रेज तो कम हो गई ना, पहले 6 रेज की वजह से बन रहा था, अब 3 ही रेज की वजह से बन रहा है। तो याद रखना बच्चों, कॉन्सेप्ट ये है कि मिरर काटने से बस इंटेंसिटी कम हो जाएगी इमेज की, थोड़ा धुंधला दिखेगा लेकिन बनेगा वहीं पे, ठीक है। चलिए, इसी सवाल को एक और तरीके से पूछ सकता है, जिसमें वो क्या करेगा ना कि मिरर के किसी पार्ट को ब्लैक पेपर से ढक देगा। तो मान लो बच्चों ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मैंने ब्लैक पेपर से ढक दिया और अब सामने किसी ऑब्जेक्ट को हमने रखा, तो क्या होगा, इसमें से जो रेज निकलेंगी, बोलो, वो मिरर से तो टकराएंगी, लेकिन आप जानते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ब्लैक कलर जो होता है वो सारी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऊपर वाला हिस्सा तो अभी भी वहीं पर रिफ्लेक्ट करके रेज को कन्वर्ज करेगा, है ना, बस ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब ये रेज को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। यानी इमेज एक बार फिर से इन्हीं 3 रेज की वजह से बन रही है। तो एक बार फिर से इमेज के लोकेशन, मैग्निफिकेशन, शेप, साइज पर असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा तो बस इंटेंसिटी पे, क्योंकि एक बार फिर से नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज कम हो गई हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बात याद रखना, इससे सवाल पूछे जाते हैं, क्लियर। तो दोनों केस में इमेज का शेप, साइज एंड लोकेशन, मैग्निफिकेशन किसी भी चीज़ पर असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ इंटेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि इमेज बनाने वाले रिफ्लेक्टेड रेज कम हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना बच्चों, ये भी पूछा जा सकता है थोड़े एडवांस लेवल पे अगर हम जाएं कि इंटेंसिटी कितनी कम हुई है, तो याद रखना जितना परसेंट एरिया, जितना फ्रैक्शनल एरिया कट किया गया है या ब्लैक पेपर से कवर किया गया है, इंटेंसिटी भी उतने ही परसेंट या उतने ही फ्रैक्शन में कम होगी, ठीक है। तो जितना परसेंट एरिया कट या ब्लैक पेपर से कवर किया गया है, इंटेंसिटी उतना ही परसेंट कम हो जाएगा। जैसे यहाँ हमने 50% एरिया को कट कर दिया, 50% एरिया को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, तो इंटेंसिटी 50% कम हो जाएगी, ठीक है, मतलब आधी हो जाएगी। इज इट क्लियर? ध्यान रखना बच्चों। चलो, अब एक कॉन्सेप्ट और है, ठीक है, सेम सिचुएशन, वही कॉनकेव मिरर, सामने में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन करना यह है ना कि बीच में से काट के और कटे हुए हिस्सों जो ऊपर वाला और नीचे वाले जो हिस्से हैं, इसमें ऊपर वाले हिस्से को ऊपर और नीचे वाले हिस्से को नीचे खिसका देना है, मतलब काट के कुछ ऐसे कर देना है, ठीक है। अब हमने कितना खिसकाया है, तो इसको हमने वाई डिस्टेंस ध्यान और इसको हमने वाई डिस्टेंस नीचे खिसकाया है, ठीक है। अब देखो क्या है कि जब ये कटी थी तो प्रिंसिपल एक्सिस को अपने अपने साथ लेके गई थी दोनों, ध्यान से देखो बच्चों, सही है, हाँ। क्यों? क्योंकि देखो इसको ना, इससे कोई मतलब नहीं, ये मान के चलेगा कि ये पूरा एक कंप्लीट मिरर है, आप समझ रहे हैं, और सिमिलरली ये मान के चलेगा, अच्छा ये कंप्लीट मिरर है तो ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, सिमिलरली ये मान के चलेगा कि ये एक कंप्लीट मिरर है तो ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है बच्चों, सही है। अब देखो, अगर हम सिर्फ ऊपर वाले मिरर पर फोकस करें, है ना बच्चों, मान लो कि ये एक मिरर हो गया, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है,
यानी ध्यान से देखा जाए तो ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं यहाँ है रे बच्चों, तो इमेज यहाँ बनेगा। बोलना यार, मतलब आपको पता है ना, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है, और एफ और सी के बीच में बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये इसका जो इमेज है वो यहाँ बनाएगा। सिमिलरली अगर हम ऊपर वाले को इग्नोर करें और नीचे वाले को ध्यान से देखें तो नीचे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखो तो नीचे वाले मिरर के हिसाब से कहीं यहाँ रखा हुआ है, तो इमेज यहाँ पर बनेगा। सही है, तो ये जो इसका इमेज है वो यहाँ पे बनाएगा। मतलब काट के जैसे ही आप ऊपर करेंगे ना, तो अब इमेज दो जगह पे बनेगा। ऊपर वाला मिरर अपने हिसाब से, नीचे वाला मिरर अपने हिसाब से बनाएगा। इज इट क्लियर? चलिए ऊपर वाले को I1 और नीचे वाले को I2 कह देते हैं। अब आपको क्या पता करना होगा कि इनका लोकेशन क्या है, यानी आपको पता करना है कि मिरर से इसका डिस्टेंस क्या है। तो मान लो बच्चों इमेज है तो इसके डिस्टेंस को हम V से डिनोट कर लेते हैं। सही है, ये पता करना होगा कि ये कितने हाइट पर है, तो चलिए इसको हम Y डैश कह देते हैं। सिमिलरली बच्चों ये वाला इमेज जो है वो भी तो इस मिरर से उतना ही दूर होगा ना जितना ये है। अरे सिमेट्रिसिटी है भाई, और उतना ही नीचे होगा जितना ये ऊपर है, यानी कि Y डैश। तो मेनली आपको देखिए V और Y डैश निकालना है, ठीक है। तो आप बताइए V क्या है, तो V तो एक तरीके से इमेज डिस्टेंस हो गया, और इमेज डिस्टेंस निकालना है तो आप मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना बच्चों। क्योंकि देखो U तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पे, ये तो क्वेश्चन में पहले से दिया था, ठीक है। तो U दिया रहेगा, और देखो काटने से फोकल लेंथ पर असर नहीं पड़ेगा। पहले भी F था, अभी भी दोनों का F ही रहेगा। तो जब U पता है, F पता है, तो क्या V नहीं निकलेगा? 1/V + 1/U = 1/F करके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि Y डैश कैसे निकालेंगे। तो बच्चों देखो सिचुएशन क्या है कि मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इमेज यहाँ पे बना है, हमको Y पता है और Y डैश निकाला। तो एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे ये ऑब्जेक्ट का हाइट है और वो इमेज का हाइट है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट और इमेज के हाइट का जो रिलेशन होता है वो हमको मैग्निफिकेशन से मिलता है। तो अगर तुमको Y डैश निकालना है तो तुमको मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों। ये मच्छर घूम रहा है, ठीक है, सही है। मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रहा हाइट ऑफ इमेज, ये रहा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किसी भी मिरर के लिए जो होता है वो होता है F/F - U। अब देखो क्वेश्चन में तुमको Y पता है कि हमने मिरर को कितना ऊपर किया है, तुमको F दिया रहेगा, तुमको U पता है। तो जब सब पता है तो Y डैश नहीं निकलेगा क्या? हो गया, निकल गया, ठीक है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट ये पूछा जा सकता है कि मिरर को हमने काटा बीच में से, लेकिन इसको ना इधर खिसकाया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस खिसकाया, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल केस हो गया बच्चों। देखो क्या होगा ना कि इसको हम एक अलग मिरर मान लेंगे, इसको हम एक अलग मिरर मान लेंगे, आप समझ रहे हैं, और दोनों इस ऑब्जेक्ट का अपना अपना इमेज बनाएगा, है ना बच्चों। इसके लिए वो मान लो किसी U1 डिस्टेंस पे है तो इसके लिए वो किसी U2 डिस्टेंस पे होगा, और ये U2 आप आराम से निकाल सकते हैं। U1 तो आपको दिया रहेगा और ये बता देगा कितना खिसका है, तो U1 में इतना ऐड कर लेना। अरे बोलना यार, तो U1 U2 पता है, फोकल लेंथ तो वही होगा, दोनों का F और F ही होगा। अब मान लो इसने इसका इमेज कहीं यहाँ पे बनाया, ठीक है, इसको आप I1 कह दीजिए। तो अगर हमको पता करना है कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यानी V1 कितना होगा, तो यार बच्चों U पता है, F पता है, तो V कैसे निकलेगा? तो आप मिरर फॉर्मूला लगा लेंगे, 1/V1 + 1/U1 = 1/F, ठीक है। सिमिलरली ये अगर इसका इमेज कहीं मान लो बच्चों यहाँ बनाता है, अरे बोलना यार, ठीक है, तो इसको अगर हम I2 बोल दें, क्या बोल दें बच्चों, I2 बोल दें, तो इससे इसके डिस्टेंस को हम V2 से डिनोट करेंगे, सही है। और V2 कैसे निकलेगा? तो देखो यार U2 पता है, F पता है, तो V2 निकलेगा मिरर फॉर्मूले से, विच इज 1/V2 + 1/U2 = 1/F, ठीक है। तो मतलब ये समझने वाली चीज़ें थी, इसमें कुछ भी रटना नहीं है आपको, कॉन्सेप्चुअल बातें हैं तो आपको सिर्फ समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मिलेगा तो हम ये सब काम करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। मान लो बच्चों ये एक कॉनकेव मिरर है और बहुत दूर कहीं कोई ऑब्जेक्ट ए भी है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये वेरी लार्ज है, वेरी लार्ज डिस्टेंस है। इनफाइनाइट नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, जैसे मान लो सूरज है, तो सूरज ऐसे देखा जाए तो आप बोलेंगे कि इनफाइनाइट पे, लेकिन यार इनफाइनाइट पे थोड़े ना है, सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो हमको अगर एग्जैक्ट डिस्टेंस पता है तो वो इनफाइनाइट कैसे हो सकता है?
लेकिन ये लगभग इनफाइनाइट है, लगभग बोलो, ठीक है बच्चों, बहुत दूर का मतलब लगभग इनफाइनाइट। तो जो इसका इमेज बनेगा वो एग्जैक्ट फोकस पे ना बन के फोकस से थोड़ा इधर बनेगा, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ, क्योंकि वो चीज अगर एग्जैक्ट इनफाइनाइट पे होता ना तब जाके फोकस पे बनता, और एकदम पॉइंट साइज, मतलब इतना छोटा बनता है कि आपको दिखता भी नहीं। तो फोकस के बगल में बना, इसीलिए मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया, लेकिन आपको दिखे ठीक से इसीलिए मैंने इतना बड़ा बनाया है, ठीक है। चलिए, तो एक बात आप समझ गए कि अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस है तो लगभग लगभग फोकस पे बनता है, ठीक है। एक चीज़ लेकिन क्लियर है कि बी से अगर कोई रे आएगा ना तो टकरा के बी डैश से होके जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे ही तो इमेज बनाता है, ठीक है बच्चों। और मान लो अगर ये वाला डिस्टेंस थीटा है तो ये वाला डिस्टेंस भी थीटा होगा, क्यों? अरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ना मान लो बच्चों इसको हम हाइट ऑफ इमेज बोले और हमको हाइट ऑफ इमेज निकालना, और क्वेश्चन में आपको थीटा दिया है, मतलब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन रहेगा, थीटा गिवन रहेगा, और आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है। तो हम अगर इस वाले ट्रायंगल पर थोड़ा फोकस करें, इस वाले ट्रायंगल पर फोकस करें, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। बच्चों थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, यानी HI डिवाइडेड बाई F। अब चूंकि वो चीज बहुत दूर है तो बहुत दूर है तो बहुत छोटा दिखेगा, यानी ये जो थीटा होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए। अरे बोलो ना यार, कितनी भी बड़ी चीज हो लेकिन अगर बहुत दूर हो जाए तो छोटा दिखता है। सूरज जो है आपको पता है कि धरती से भी लाखों गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन दिखता तो हमको इतना सही है। तो ये थीटा बहुत छोटा, और ये बात आप जानते हैं कि थीटा अगर बहुत छोटा हो जाए तो हम tan थीटा को लगभग लगभग थीटा लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चूंकि थीटा टेंस टू जीरो है, बहुत छोटा है, तो हम इसीलिए इस tan थीटा की जगह पे थीटा लिखेंगे, यानी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा HI बाई एफ, यानी HI इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू एफ। तो ये चीज़ याद रखना बच्चों, मतलब याद रख सकते हो, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रहेगा तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे, नहीं तो फिर हमको इतना ताम झाम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से बताओ हाइट ऑफ इमेज कितना होता है, तो वो होता है थीटा इंटू फोकल लेंथ। क्लियर है? सही है बच्चों। बस एक बात याद रखना कि जो थीटा लेंगे वो रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं बच्चों। अगर डिग्री में होगा तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और मैं आपको याद दिला दूं कि डिग्री को अगर आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इससे रिलेटेड ना हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया बच्चों, तो ये कॉनकेव मिरर है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर होने का मतलब हुआ, हालांकि इसको तो माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा, फोकल लेंथ इसका हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? सही है। तो चलिए, ये रहा फोकस, ये रहा कहीं सेंटर। फॉर्म्स इमेज ऑफ द सन। ओ हो बच्चों, सन है तो बच्चों सन तो बहुत बड़ा होगा, और कहाँ होगा? बहुत दूर, मतलब लगभग इनफाइनाइट। तो इसका जो इमेज बनेगा वो लगभग फोकस पे बनेगा। ये मान लो कि फोकस पे बन गया, ठीक है। कह रहा है कि द सन सबटेंस एंगल ऑफ 1 डिग्री ऑन द अर्थ। अच्छा, तो बच्चों ये जो सन है ना, सन, ये जो एंगल सबटेंड करता है ये पूरा 1 डिग्री है। ये एंगल 1 डिग्री है बच्चों, 1 डिग्री। ये जो टोटल एंगल है 1 डिग्री है, ठीक है, सही है। तो कहता है कि द डायमीटर ऑफ द इमेज। ओ माय गॉड, आपको इसका डायमीटर बताना है। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम ना इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक को ए और बी बोल देते हैं। तो आप जानते हैं इसका इमेज यहाँ बनेगा, ये बनेगा, यहाँ पे बनेगा बी डैश, और यहाँ पे बनेगा ए डैश। इज इट क्लियर? अरे हम रेडियस निकाल लेते हैं, डबल कर देंगे, डायमीटर मिल जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें थीटा क्या है, तो थीटा हमने इसको बोला था, याद है? तो ये हो जाएगा ½ डिग्री। तो बच्चों ये जो रेडियस है, रेडियस ऑफ इमेज बोल दो इसको, वो कितना होगा? तो अभी हमने देखा था हाइट ऑफ इमेज जो होता है वो थीटा इंटू एफ होता है। तो थीटा का मतलब 1/2, लेकिन ये डिग्री में है तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करिएगा तो पाई बाई 180 हो जाएगा। और फोकल लेंथ कितना है? तो फोकल लेंथ अगर देखा जाए तो -10 सेंटीमीटर है। इज इट क्लियर? तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना बच्चों।
और ये बन जाएगा माइनस पाई डिवाइडेड बाई, है ना, माइनस पाई डिवाइडेड बाई, माइनस पाई डिवाइडेड, हाँ ठीक है, माइनस पाई डिवाइडेड बाई कितना, 36 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हो गया, हमको डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर ऑफ इमेज जो होगा इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2 इंटू पाई बाई 36 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये हो जाएगा -पाई/18 सेंटीमीटर। अच्छा, ये माइनस साइन आ रहा है ना, क्योंकि जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा। मतलब यार तुम देख सकते हो कि बी ऊपर था लेकिन बी का इमेज जो बना है वो नीचे बना है, तो माइनस साइन इसीलिए आ रहा है। हमको खाली अमाउंट बताना है, तो अमाउंट तो बस पाई/18 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, तो लगभग हमने सब कुछ देख लिया है मिरर से रिलेटेड। ठीक है, एक बस ग्राफ बाकी है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम लोग लेंस पढ़ लेंगे तो मैं एक साथ बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं तो हम रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।